ललिता और मोहित दोनों ही सुबह घर से निकलने के बाद रात को ही घर आया करते थे, क्योंकि ललिता और मोहित दोनों ही जॉब करते थे। मोहित अपनी गाड़ी से ललिता को ऑफिस छोड़ दिया करता था, लेकिन एक रोज रात के 8 बजे जब मोहित घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, जबकि उसकी पत्नी ललिता 7 बजे ही घर आ जाया करती थी। अब मोहित ताला खोलकर घर में जाता है और अपनी पत्नी ललिता को कॉल करता है। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से इसे फोन कर रहा हूँ, और अगर लेट हो रही है तो कॉल नहीं कर सकती क्या? अब करीब रात के 10 बजे ललिता घर पहुंचती है और उसका इंतजार मोहित कर रहा था, और मोहित ललिता को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? घर समय से आया करो, और अगर लेट भी हो रही हो तो मुझे एक कॉल कर दो या मैसेज कर दो। मुझे पता नहीं चला कि तुम मुझे कॉल कर रहे थे और बाद में मेरा फोन ही बंद हो गया। मुझे भी लेट होता है, लेकिन मैं समय पर आता हूँ। तुम क्यों लेट हो जाती हो? आप खुद अपनी कार में आते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं लेट क्यों आती हूँ? अब मोहित अपनी कार की चाबी ललिता को देते हुए कहता है, अब से तुम मेरी कार से ऑफिस जाया करोगी। और मुझे जैसे ये चलाने ही आती है, मैं नहीं जाऊंगी ये चलाकर। मोहित ललिता के लिए एक ड्राइवर रखवा देता है, जो उसे ऑफिस छोड़ने और लेने जाया करता था। अब ललिता भी समय से घर आ जाया करती, लेकिन कुछ समय बीतता है और मोहित नोटिस करता है कि उसकी बीवी उसे छुट्टी वाले दिन भी समय नहीं दे पा रही है। एक रोज सुबह मोहित अपनी पत्नी ललिता से रोमांटिक होकर कहता है, अरे आज तो छुट्टी है, कहीं घूमने चलें? वो क्या है ना, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मौसम भी सुहाना है। नहीं नहीं मोहित, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज भी मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। लो, रमेश आ ही गया। नमस्ते मैम साहब, चलें, आपको लेट हो जाएगा। तुमने मुझे रात में क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आज भी ऑफिस जाना है? अरे मुझे बोल देती, मैं आज तुम्हें ले जाता। रमेश को क्यों बुलाया? तुम कितने सवाल करते हो, बस भी करो। मुझे निकलना है, मैं रमेश के लिए कॉफी बना दूं, उसे कॉफी पसंद है। क्या मतलब कॉफी पसंद है? अब तुम नौकरों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने लगी हो। बहुत समय बिता रही हो ना इसके साथ। बस अपने पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना भूल जाती हो तुम। आप क्या बोल रहे हो? नॉर्मल सी बात है, उसे कॉफी पसंद है, इसमें इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है इसे? मोहित को लग रहा था कि मार्किन और ड्राइवर में कोई झोल चल रहा है, लेकिन छुट्टी वाले दिन ललिता घर पर भी नहीं रहती। अब ललिता के जाने के बाद पड़ोसन विमला का आना होता है और वो मोहित से कहती है, मोहित आज तो छुट्टी है तेरी, कहीं घूमने घुमाने नहीं गया बहू के साथ? नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। नहीं, वो आज भी ललिता को ऑफिस का कुछ काम था तो वो ऑफिस गई हुई है। बेटा कुछ कहो बुरा तो नहीं मानेगा ना? वैसे तेरी बहू तेरे हाथों से निकल रही है, उस पर थोड़ा तो ध्यान दे दे, या सरला को ही घर बुला ले कुछ समय के लिए। वो रहेगी ना तो उस ड्राइवर के साथ उसका घूमना फिरना थोड़ा कम हो जाएगा। अब मोहित का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी पत्नी का कुछ छोल नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से अब जैसे ही ललिता घर आती है साथ में रमेश भी होता है, तो मोहित ललिता से कहता है, छुट्टी के दिन अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे घर पर रहते हुए ऑफिस जाओ। ठीक है, कोशिश करूंगी। वैसे देखो, मैं आते वक्त आज शॉपिंग करके आई हूँ। ओ वाओ, ये शर्ट मेरी है और ये जीन्स भी बहुत प्यारी लग रही है। जी नहीं, ये रमेश का है। आपके पास तो इतने कपड़े हैं, उसके पास किसी पार्टी या कहीं आने जाने के लिए कुछ नहीं है। मैम साहब, ये सब लेने की क्या जरूरत थी? हम तो ये सब पहनते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओ, मैंने तो सोचा ये मेरे लिए है। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाना। अब कुछ समय बाद ललिता कमरे में सोने आती है। वैसे ही रमेश का कॉल आता है और ललिता उससे बात करते हुए कहती है, हाँ रमेश, तुम पहुँच गए, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। इतना सुनने के बाद मोहित को बुरा लगता है कि उसकी पत्नी एक ड्राइवर के लिए उससे कितनी दूर हो गई है। वो भी अब उसे इतनी दूर हो गई है कि उसे ठीक से बात तक नहीं करती। और अब मोहित अपनी पत्नी को फिर से पाने की कोशिश करता है। अगली सुबह ही मोहित ललिता के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखता है और जैसे ही ललिता उठती है वैसे ही मोहित अपनी पत्नी के लिए टेबल पर खाना लगा देता है।
ये देखकर ललिता अपने पति से कहती है, क्या बात है, आज मेरे उठने से पहले तुमने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी तो फर्ज है अपनी पत्नी का ख्याल रखने का। जिम्मेदारियाँ जल्दी समझ नहीं आ गई तुम्हें? वैसे अच्छा है, मुझे मेड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ऑफिस निकलने के लिए ललिता रमेश को कॉल करती है तो वो देखती है कि रमेश का नंबर ही नहीं है उसके फोन में। और ये देखकर ललिता अपने पति मोहित से कहती है, सुनो, रमेश का नंबर हो तो दे दो मुझे, फोन में उसका नंबर नहीं मिल रहा। अब से मैं ही तुम्हें लेने जाऊंगा और छोड़ने भी, क्योंकि हम थोड़ा समय तो साथ में बिता ही सकते हैं। बिताने को बहुत समय था, लेकिन अब वो समय कहाँ रहा। मोहित, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता ना करो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ मेरी ही कार में जाओगी। अब मोहित अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ने और लाने भी जाने लगा और उसके साथ काफी ज्यादा समय बिताता। लेकिन देर रात जब दोनों घर आते तो देखते हैं कि घर का ताला खुला हुआ है और घर में कोई है। जब मोहित किचन में जाता है तो वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसकी माँ सरला बिना बताए ही उसके घर में आई है। और मोहित सरला को देखकर कहता है, माँ, आप आई, आपने बताया भी नहीं। मैं तो डर ही गया था कि मेरे घर में ऐसे कौन घुस आया है। माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हमें बता दिया होता, हम लेने आ जाते आपको। नहीं बहू, तू कैसी है? मैं तो अच्छी भली हूँ। अब सरला के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। लेकिन सरला अपनी बहू की उदासी को भाप जाती है और एक रोज मोहित के आने के बाद उससे कहती है, बहू, मैं जब से आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू उदास उदास सी रहती है। कोई बात हो गई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब अच्छा है। आप बताओ, गाँव में सब कैसे हैं? बहू, मैंने अपनी बेटियों को पाला है, मुझे समझ आता है कब कौन कैसा है। इतना सुनने के बाद ललिता अपनी सास के गले लगकर रोते हुए उससे कहती है, माँ जी, मुझे कुछ समय पहले आपके बेटे मोहित ने कहा मेरा चक्कर है एक ड्राइवर के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बात मोहित ने मुझे भी कही थी और उसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन मोहित तो खुद कभी कभी रात रात को जब घर नहीं आते तो मैंने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि आप रात भर कहाँ थे, बल्कि मैंने तो उन्हें खुद ही किसी के साथ देखा है कई बार। बहू, मैं मानती हूँ कि ये सब सच है जो तू कह रही है। माँ जी, आपको कैसे पता ये सच है? किसने बताया ये सब आपको? खुद मोहित ने कहा है ये सब मुझे, और अब वो इस बात का पछतावा कर रहा है कि उसे एहसास है अपनी गलती का। माँ जी, अब वो कुछ भी करे, लेकिन मुझे अब उन पर भरोसा नहीं रहा। मोहित ललिता को खुश तो रख पाता है, लेकिन उनका वो प्यार अब लौटकर नहीं आता जो पहले था। और ड्राइवर के साथ ललिता को इसलिए भी अटैचमेंट हो गया था क्योंकि वो अपनी मालकिन की बातों को समझा करता था। बचपन, जिसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ कहा जाता है, लेकिन क्या हर किसी का बचपन एक जैसा होता है? समझते हैं इस कहानी में। उमेश और रंजना अपने 2 बच्चों 10 साल की बेटी किरण और 7 साल के बेटे गोलू के साथ काम के खातिर शहर आकर बस गए थे। वो अपने परिवार के साथ छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। साथ ही अपने बच्चों का दाखिला उसने पास के ही एक सरकारी स्कूल में करवाया था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्चा उठा रहा था। एक रोज दोनों भाई बहन शाम के समय अपने घर के पास वाले पार्क में ही एक प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे। दीदी देखो देखो, ये छोटी गाड़ी तो खुद ही चल रही है। हाँ गोलू, लेकिन ये खिलौने वाली कार है किसकी? मुझे नहीं पता, पर ये कितनी अच्छी है। मैं इसे उठा लूं दीदी? नहीं गोलू, किसी दूसरे बच्चे का खिलौना होगा, ये हम कैसे ले सकते हैं? पर हमारे पास तो ऐसा खिलौना नहीं है ना, मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। इतना कहकर गोलू उस कार को उठाने जा ही रहा था कि तभी वो खिलौने वाली कार पीछे की ओर मुड़ जाती है और एक लड़के के पैरों के पास जाकर रुकती है, जो कि उन्हीं की उम्र का था, जिसने बहुत ही सुंदर जूते पहने थे। उसका नाम आरव था और उसके हाथ में उस खिलौने वाली कार का रिमोट कंट्रोल था। ये टॉय कार मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ये इतना अच्छा खिलौना कहाँ से खरीदा? मैं आरव हूँ, मैं सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें रहता हूँ, और ये टॉय कार मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की है। दीदी से बोलो ना कि एक बार अपनी गाड़ी से मुझे खेलने दे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना टॉय दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी ये बॉल खेलने के लिए दोगे? हाँ, ये लो। इतना कहकर गोलू उसे अपनी बॉल देने लगता है। तभी एक फैंसी सा सूट पहने आरव की माँ रितिका वहाँ आती है और आरव से कहती है,
बेटा आरव, आप पार्क में क्यों खेलने आए हो? और मैंने आपको कितनी बार कहा है किसी के भी साथ ऐसे मत खेला करो। और तुम बच्चे ये अपनी गंदी सी बॉल अपने पास ही रखो। इतना कहकर रितिका गोलू का हाथ झटक देती है और आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों भाई बहन भी अपने घर लौट जाते हैं और जाते ही गोलू अपनी माँ अंबिका से कहता है, माँ माँ मुझे भी खिलौने वाली गाड़ी चाहिए, उस लड़की जैसी जिसको रिमोट से चलाते हैं। खिलौने वाली गाड़ी? किरण, गोलू क्या कह रहा है? माँ, वो सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें आरव रहता है। आज वो पार्क में आया था, उसके पास ही वो खिलौने वाली गाड़ी थी। गोलू उसे खेलने के लिए मांग रहा था, तभी उसकी मम्मी उसे वहाँ से ले गई। बेटा गोलू, जब बाबा के पास पैसे होंगे ना, तो मैं तुझे अच्छे खिलौने दिलवाऊंगी। ये भगवान, मेरे बच्चों का बचपन इस गरीबी में किस तरह बीत रहा है कि मैं उन्हें अच्छे खिलौने भी नहीं दिलवा सकती। चल गोलू, हमें स्कूल का काम भी तो करना है ना, वरना तो स्कूल में मुर्गा बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बाबा आएंगे तो मैं बाबा से भी कहूँगा मुझे नए खिलौने चाहिए। अपने बच्चों की जिद पूरी करने में अंबिका असमर्थ थी। वो आरव के माता पिता उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। जहाँ बचपन में किरण और उसके भाई गोलू के पास खेलने के लिए केवल एक बॉल थी, तो दूसरी तरफ आरव के पास नए और महंगे खिलौनों से भरा कमरा था। समय बीतता है। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण तीनों दोस्त बन गए थे। एक रोज कंधे पर भारी सा बैग लिए आरव अपने स्कूल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ से खेलते कूदते अपने बैग को घसीटते हुए स्कूल से घर जा रहे किरण और गोलू वहाँ से गुजरते हैं, तो आरव को देखकर कहते हैं, तो तुम इस बड़े स्कूल में पढ़ते हो आरव? हाँ किरण, मेरे स्कूल में तो बड़ा प्लेग्राउंड भी है। सच में? फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। नहीं, क्योंकि खेलने से ज्यादा मिस पढ़ाई करवाती है। मैं तो सारी बुक कॉपी लाकर थक ही जाता हूँ। सच में? तुम्हारा बैग तो बहुत भारी है, हमारा बैग तो इतना भारी नहीं है। चलो आज हमारे साथ घर चलो। नहीं, मुझे लेने तो ड्राइवर अंकल आते हैं। आरव बोल ही रहा था कि तभी वहाँ अंबिका आती है और अपने बच्चों को रास्ते में देखकर उसका बैग ले लेती है और साथ ही आरव का बैग इतना भारी देखकर अचंभे से कहती है, हे भगवान, 10 साल के बच्चे का इतना भारी स्कूल का बस्ता। इन अमीर के बच्चों का बचपन तो कॉपी किताबों का बोझ होते ही निकल जाएगा। अंबिका उसे अपने साथ चलने को कहने ही वाली थी कि तभी एक कार वहाँ आती है और आरव उसमें बैठकर चला जाता है। तभी गोलू कहता है, माँ, हम लोग गाड़ी में स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरे बच्चे, हम गाड़ी से बड़ी बस में जाते हैं। बस में? कौन सी बस में माँ? 11 नंबर की बस से, यानी पैदल चलकर। चलो चलो, घर पर मैंने आज खीर बनाई है। सच माँ? हाँ मेरे बच्चों। अंबिका अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ ही देर में घर आती है। शाम के समय आरव अपनी माँ के साथ अपने ट्यूशन से घर जा रहा था। तभी उसे सामने से गोलू अपनी माँ के साथ आता हुआ नजर आता है, तो वो जोर से चिल्लाता है, गोलू, याद है गोलू? अरे आरव, तू भी यहाँ है? आरव, ये क्या बचपना है? सड़क पर ऐसे जोर से नहीं चिल्लाते। अरे बहन जी, अब बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े बचपना करेंगे? फिर भी बचपन में ही अच्छी सीख मिल जाए तो बचपन के साथ साथ आगे भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। अरे आरव, इस समय बैग लेकर कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहा बुद्धू, आ रहा हूँ ट्यूशन से। क्यों, तू ट्यूशन नहीं जाता? नहीं, मुझे तो किरण दीदी घर पर ही पढ़ा देती है। हाँ, वो मेरी किरण पढ़ने में बहुत तेज है ना, तो वो ही पढ़ा देती है। पढ़ाने को तो मैं भी इसे पढ़ा दूं, लेकिन ट्यूशन लेने से इसकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहता है और बचपन में दिमाग तेज हो जाए तो बच्चों को आगे चलकर दिक्कत नहीं होती। सही कह रही हैं ये, लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज पा रही, तो अलग से ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। चलो आरव, घर जाके तुम्हें होमवर्क भी करना है। तभी रितिका आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरव और गोलू जाते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज अंबिका सुबह एक गिलास में थोड़ा सा दूध डालकर गोलू को देती हुई कहती है, गोलू ले, थोड़ा दूध पी ले और थोड़ा दीदी को भी दे देना। दूध? वो भी चीनी डालकर? नहीं नहीं, मैं पूरा पीऊंगा, मैं दीदी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मुझे भी पीना है दूध। हाँ बेटा, थोड़ा ही बचा है, दोनों भाई बहन मिलकर पी लो। कहा ना नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? रुक। तभी दूध के लिए दोनों भाई बहन हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें दूध का ग्लास फर्श पर गिर जाता है। दोनों उदास होकर बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और आरव को उसके घर बुलाने जाते हैं, तो देखते हैं
कि आरव की माँ उसके पीछे दूध से भरा ग्लास लिए भागते हुए कहती है, आरव बेटा जल्दी से दूध फिनिश कर लो। मम्मा मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पसंद। अरे आरव, दूध नहीं पियोगे तो बिग बॉय कैसे बनोगे? चलो फटाफट से इसे फिनिश करो। तभी आरव की नजर दरवाजे पर खड़े किरण और गोलू पर जाती है, जो कि दूध के ग्लास को ही देखे जा रहे थे। तभी आरव अपनी माँ से दूध का ग्लास ले लेता है। रितिका भी वहाँ से चली जाती है। तभी आरव वो दूध का ग्लास बाहर जाकर किरण को पकड़ाते हुए कहता है, लगता है आज भी तुम दोनों दूध के लिए लड़कर आ रहे हो। लो इसे तुम दोनों ही पी लो। सच में? पर तुम हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम दोस्त है ना, और दोस्त तो आपस में चीज शेयर करते हैं। हाँ हम दोस्त हैं। तभी वो आधा ग्लास दूध पीकर गोलू को देती है और कुछ देर बाद तीनों मिलकर पार्क में खेलने लगते हैं। तो इस तरह किरण गोलू गरीबी में हर चीज की कमी के साथ अपना बचपन जीते हैं। तो वहीं आरव का बचपन सभी सुख सुविधाओं के साथ बीतता है। लेकिन बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है, जहां इस अमीरी गरीबी की परवाह किए बिना हर बच्चा खेलते कूदते खुशियों को ढूंढ ही लेता है। निशा के पति का देहांत उसकी शादी के 5 साल बाद ही हो गया था। निशा के पास कुछ था तो एक घर और उसके 2 बच्चे रवि और दीपक। अपने गुजारे और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए निशा ने घर में ही सिलाई का काम शुरू किया, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश भी कर सके और घर का गुजारा भी चला सके। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और निशा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। निशा अपने छोटे बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है, जहां दीपक पढ़ने बाहर चला जाता है। तो वहीं रवि की अच्छी जगह पर नौकरी लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि निशा के कमरे में आकर कहता है, माँ अब तो आपके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो आप ये सिलाई छोड़ दो, मैं कमा तो लेता हूँ और जब दीपक पढ़ाई पूरी करके आ जाएगा तो उसकी भी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। बेटा जब तुम दोनों छोटे थे तो यही सिलाई मशीन मेरा सहारा थी, जिसके सहारे मैंने इतनी मेहनत करके बिना किसी के आगे हाथ फैलाए तुम दोनों को पालकर इतना बड़ा किया, और तू चाहता है कि मैं ये सिलाई छोड़ दूं? माँ एक लड़की से प्यार करता हूँ मैं, और वो बहुत बड़े घर की लड़की है। कल को उसे या उसके घर वालों को पता लगेगा कि मेरी माँ सिलाई करती है तो मेरी कितनी बदनामी होगी माँ। तो ऐसे बोलता ना बेटा, मेरे लिए तो कुछ भी मेरे बच्चों से बड़ा नहीं है। अगर तू चाहता है कि मैं ये सिलाई छोड़ दूं तो छोड़ दूंगी। इतना कहकर निशा अपनी सिलाई मशीन को पैक करके रख देती है, जिसके कुछ दिनों बाद निशा अपने बेटे रवि के साथ रवि की प्रेमिका सुनैना को देखने उसके घर जाती है, जहां रवि अपनी माँ से कहता है, माँ सुनैना के घर वाले चाहते हैं कि हम शादी इसी हफ्ते कर दें, क्योंकि फिर उन लोगों को विदेश जाना है किसी काम से। अरे रवि ये क्या बात हुई? अब तुम ही बताओ कि अपनी बेटी की शादी से बड़ा क्या काम हो सकता है। और खुद सोचो, तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी। माँ नहीं आएगा तो क्या हो गया, सुनैना तो इसी घर में आएगी ना, जब वो आ जाएगी तब मिल लेगा उससे। पर बेटा परवर कुछ नहीं माँ, मुझे इसी हफ्ते शादी करनी है तो करनी है। निशा को एक बार फिर रवि के हाथों हार माननी पड़ती है, जिसके बाद समय गुजरता है और रवि और सुनैना की शादी हो जाती है। सुनैना अपने नए घर में बहू बन के आती है, जहां दरवाजे पर वो गृह प्रवेश करते हुए मन में सोचती है, ये प्यार के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। मुझे इस सड़े से झोपड़ी जैसे घर में रहना पड़ेगा। बट फिगर नॉट सुनैना, कुछ ही दिनों में मैं इस घर में राज करूंगी, पर इस बुढ़िया को तो धक्के देके घर से बाहर कर दूंगी और खुद रवि के साथ ये घर छोड़कर शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे क्या सोच रही हो दरवाजे पर खड़ी? तुम्हारा ही घर है बहू, अंदर आओ। सुनैना घर के अंदर दाखिल होती है और रस्मों को पूरा करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अगली सुबह 10 बजे तक उसे उठा ना देखकर निशा रवि और सुनैना के कमरे के बाहर उनका दरवाजा खटखटा कर कहती है, बहू उठी नहीं क्या अब तक? सुबह के 10 बज गए हैं, उठ जाओ। निशा के कई बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं जागता तो वो खुद ही सबके लिए नाश्ता बना देती है और ड्राइंग रूम में टेबल पर लगा देती है। सबके लिए नाश्ता लगाकर वो उनका इंतजार करने लगती है और 12 बजे के करीब रवि और सुनैना अपने कमरे से बाहर आते हैं और उनको देखकर निशा कहती है,
आ गए मेरे बच्चों, आओ नाश्ता कर लो। कल रात थक गए होगे ना, तभी 12 बजे आँख खुली है आज। माँ जी, आप हमें इनडायरेक्टली ताने दे रही हो। नहीं बहू, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही है। माँ जी, मैं सब समझती हूँ। आपने क्या सोचा, अमीर घर की लड़की है तो दबा कर रखूंगी, इसलिए आप ये सब बोल रही हो ना। निशा जब अपनी बहू की ये सब बातें सुनती है तो उसे लगता है कि उसका बेटा उसका साथ देगा, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफदारी करते हुए कहता है, क्या कर रही हो माँ? आपने आते ही बेचारी को परेशान करना शुरू कर दिया। अगर एक दिन नाश्ता बना लिया तो कौन सा एहसान कर दिया, रोज भी तो आप ही बनाती थी ना। निशा ये सब कुछ सुनकर भावुक हो जाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और उस दिन के बाद से उस गरीब माँ निशा की किस्मत और खराब हो जाती है। उसकी बहू सुनैना आए दिन छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ती और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। एक दिन ऐसे ही सुनैना खाना बनाते हुए खुद ही अपना हाथ जला लेती है और रवि के ऑफिस से आने पर जब वो सोफे पर बैठा होता है तो वो उसको अपना हाथ दिखाकर कहती है, देखो रवि, आज माँ जी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना सकती, तो उन्होंने मेरा हाथ जला दिया। रवि इतना सुनकर अपनी माँ को आवाज देता है। तभी निशा अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? और ये बहू का हाथ कैसे जला? माँ जी, अपने बेटे के आगे नाटक मत करो। आपने ही मेरा हाथ जलाया है, और इन्होंने तो मुझसे ये भी कहा था रवि कि मैं अपने घर वालों से बहुत सारे पैसे लेकर आऊं, वरना ये औरत मुझे जिंदा जला देगी। रवि, मैं इस औरत के साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझे ले चलो यहाँ से। रवि इस बार भी अपनी माँ की जगह अपनी बीवी की बात का यकीन करता है और अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ का घर छोड़कर चला जाता है। समय गुजरता है, अपने छोटे बेटे की पढ़ाई खराब ना हो, इसीलिए निशा उसे कुछ भी नहीं बताती और अकेली ही उस घर में रहने लगती है। लेकिन फिर दीपक अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है और सच्चाई जानकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो भी अपने बड़े भाई से अपने सब नाते तोड़ देता है। लेकिन कहते हैं ना कि करनी का फल तो इसी जन्म में मिलता है। सुनैना के घर वालों के बिजनेस का दिवाला निकल जाता है और रवि को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिस वजह से उसकी कंपनी उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी सुनैना को पता चलता है कि वो पेट से है और एक दिन सुनैना रवि से कहती है, रवि, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, मैं ही नहीं चाहती थी उनके साथ रहना, इसलिए मैंने उस दिन झूठा ड्रामा किया और उन पर वो इल्जाम लगाया, लेकिन उन्हीं की बद्दुआ हमें लगी है। तुम्हारी नौकरी चली गई, हम इतने गरीब हो गए कि किराए के घर में रहना पड़ रहा है। अब तुम्हारे अफसोस करने से कुछ नहीं होगा सुनैना, मुझ में वो हिम्मत नहीं कि मैं अपनी माँ से माफी भी मांग पाऊँ। मैंने सोचा है कि किसी बुटीक में काम करने लगूं। तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती, मुझे गुजारे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पर तुम पेट से हो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैंने एक माँ की हाय ली है, तो इस गरीब गर्भवती माँ की किस्मत में शायद यही लिखा है। सुनैना कई जगह नौकरी की ट्राई करती है और एक दिन वो निशा बुटीक में सिलाई करने का काम मांगने जाती है और अंदर दाखिल होते ही सुनैना की टक्कर उसकी सास निशा से हो जाती है और सुनैना को प्रेग्नेंट देखकर निशा कहती है, ये मेरा बुटीक है, तुम दोनों के जाने के बाद मेरे छोटे बेटे दीपक ने ये खोल के दिया। किस्मत का खेल देखो, बड़े बेटे ने सिलाई मशीन रखवा दी और छोटे बेटे ने बुटीक ही खोल दिया और आज बड़ी बहू काम मांगने आई है यहाँ। अच्छा ये बता बहू, कैसी है तू, सब ठीक तो है ना? और तू माँ बनने वाली है, अपना ख्याल तो रखती है ना? कैसा ख्याल माँ जी, मैंने एक माँ की किस्मत को बदकिस्मत कर दिया, उसके बेटे को उससे अलग कर दिया, मुझे उसी की सजा मिली है। मेरे घर वालों का सारा बिजनेस चौपट हो गया, रवि की जॉब चली गई, हम गरीब हो गए और अब गर्भवती होते हुए भी मुझे यहाँ सिलाई सेंटर में काम करना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। दीपक ने मुझे ये बुटीक खोल के दिया और देख, इसी बहाने तू मुझे फिर मिली और मुझे तेरे हाल का पता लगा। लेकिन जो दुख मैंने सहा है वो मैं अपनी बहू को नहीं झेलने दूंगी, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर निशा सुनैना और रवि को लेकर अपने घर आ जाती है और एक माँ के आशीर्वाद से दूसरी गरीब गर्भवती माँ की किस्मत सुधर जाती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।